नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 13 की, जिसका नाम है मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। बच्चों, हम इससे पिछले जो लेसन है उसमें जो है कि हमने आपको शिवाजी के बारे में बताया। शिवाजी के बाद हमने आपको बताया था कि उसने किस तरह से मुग़ल शासक औरंगजेब से और बीजापुर के शासक से जो है कि संघर्ष करके मराठा साम्राज्य की स्थापना करता है और उसकी जो है कि 1680 में मृत्यु हो जाती है। फिर हमने उसके शिवाजी के शासन प्रबंधन के बारे में देखा था, उसके अष्टप्रधान के बारे में देखा, कैसे उसने जो है कि सेना को संगठित किया, उसके जो है कि आय का कौन कौन सा स्रोत था। फिर हमने देखा कि उसने मुग़लों को जो है कि लूटपाट करके, मुग़लों को पराजित करके एक अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया। फिर आगे हमने देखा शिवाजी के उत्तराधिकारियों में हमने देखा था उसके पौत्र साहू को। साहू ने जो है कि अपना एक जो है कि पेशवा नियुक्त कर दिया था, जिसका नाम जो है बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ जो है कि मराठों की शक्ति को संगठित करता है और उन्हें एक जो है कि मराठा साम्राज्य का रूप देता है। और हमने ये बताया था कि एक मराठों ने एक युद्ध प्रणाली का विकास किया, जिसका नाम छापामार युद्ध प्रणाली या जो है कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली था। तो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने हमने देखा था। अब आज हम फिर पढ़ते हैं मराठा संगठन, कि मराठा कैसे अपने आप को संगठित करके आगे बढ़े। शिवाजी को हमने देख लिया, फिर जो है कि उसके पुत्र जो है संभाजी, फिर राजा राम, फिर इसके बाद हमने देखा साहू आया, जिस शिवाजी का पौत्र था। तो साहू के बाद हम देखते हैं कि कैसे जो है साहू की शक्ति धीरे धीरे घटती है और घटते हुए पेशवा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है और बालाजी विश्वनाथ जो है कि कितना शक्तिशाली हो जाता है। और इसके बाद फिर उसका पुत्र बालाजी विश्वनाथ का पुत्र आता है, जिसका नाम बाजीराव रहता है, जो मराठा शक्ति को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाता है। तो मराठा संगठन देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है और इस तरह से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। अब मराठा साम्राज्य में जो कुछ भी था वो कौन था? पेशवा था। राजा की स्थिति अब धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होते ही परंपरा प्रारंभ हुई। इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा प्रारंभ हुई। कहने का आशय, पेशवा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया। अब बाजीराव का पुत्र आएगा, जिसका नाम बालाजी बाजीराव था, वो शासन संचालित करेगा, पेशवा का पद प्राप्त करेगा। इसके बाद बालाजी बाजीराव का पुत्र आएगा माधवराव, वो पेशवा का पद प्राप्त करेगा। मतलब वंशानुगत रूप से अब ये चलना शुरू हो गया। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति, महत्वाकांक्षी एवं उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ था। बच्चों, बाजीराव जिस तरह से उसका पिता बालाजी विश्वनाथ था, उसी तरह का कूटनीतिज्ञ, कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी वो चाहता था कि हम पूरे जो है भारत में एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। तो उसने जो है कि वो अपने पिताजी के बालाजी विश्वनाथ के कदमों पर ही चलकर आगे बढ़ता है। उसने मालवा एवं गुजरात पर आधिपत्य स्थापित करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उसने बच्चों मराठा का जो है कि विस्तार मालवा क्षेत्र, जो यही मध्य प्रदेश आज वर्तमान समय में देखते हैं, उसको जीत लिया। फिर हम देखते हैं कि गुजरात के क्षेत्र को उसने जीत लिया। तो इस तरह से वो इन क्षेत्रों को जीतकर मराठा साम्राज्य का विस्तार करता है। फिर बालाजी प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि मराठा संगठन का निर्माण। एक तो जो है कि उसने गुजरात और मालवा को जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया। साथ ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने मराठों को संगठित किया। हमने पहले बताया था कि शिवाजी मराठा साम्राज्य का निर्माण तो किया, लेकिन उसने मराठों को संगठित नहीं कर सका, उनको एक जो है कि बेहतर संरचना नहीं दे सका। तो आप देखेंगे बाजीराव प्रथम ने जो है कि उस कमी को पूरा किया। उन्होंने मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांट दिया। ये प्रमुख मराठा सरदार थे नागपुर के घोसले, बड़ौदा के पीलाजी गायकवाड़, इंदौर के मल्हारराव होलकर और ग्वालियर के राणोजी सिंधिया। बच्चों, ये चार मराठा के जो है कि अपने अपने एक प्रकार से मान लीजिए सरदार थे, जिनको किसी को कह दिया रघुनाथ भोसले को कह दिया कि आप नागपुर से के क्षेत्र पर आप जो है शासन का संचालन कीजिए। बड़ौदा
के पिलाजी को कह दिया कि आप बड़ौदा के क्षेत्र का शासन संचालन करिए, और इंदौर यही मध्य प्रदेश में है, मल्हार होलकर को दे दिया कि आप यहाँ का शासन संचालित कीजिए, और ग्वालियर के रणोजी सिंधिया को दे दिया कि आप ग्वालियर का क्षेत्र शासन का संचालन कीजिए। मतलब कहने का आशय उसने अपने पूरे जो है कि पूरे राज्य को या पूरे साम्राज्य को इन्हीं 4 जो है क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, और वहाँ पर अपने अपने सरदार नियुक्त कर दिए कि ये सब वहाँ पर प्रशासन देखेंगे, शांति व्यवस्था वहाँ बनाए रखेंगे, और वहाँ से जो कर प्राप्त होगा उसे जो है किसे देंगे, जो है कि बाजीराव को प्रदान करेंगे। तो इससे जो है कि शासन का संचालन अब चलता रहेगा। तो ये शासन देखिए बच्चों, एक सबसे बड़ी समस्या यही थी मराठा साम्राज्य के पतन की, कि जब तक जो है कि पेशवा मजबूत रहा तब तक ये जो चारों प्रांत बनाए गए थे या चारों सरदार नियुक्त किए गए थे, इन्होंने बहुत कायदे से और बहुत बेहतर तरीके से काम किया। कहते हैं कि जबरा को देखकर कमज़ोर आदमी जो है कि पीछे हट जाता है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको सब दबा देंगे, अगर मजबूत हैं तो आपसे कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, आपकी प्रशंसा ही करेगा। लेकिन जैसे ही बाजीराव की मृत्यु होती है, फिर बालाजी बाजीराव आता है, उसके समय भी स्थिति सही रहती है। लेकिन जब उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं, या उसके बाद जब जिन पेशवाओं का शासन संचालित होता है, इन सब में स्थिति इतनी विकट हो गई कि यही जो 4 राज्य थे, ये एक दूसरे पर एक तो अटैक करके एक दूसरे को जीतना शुरू करिए। फिर इन्होंने ये चाहा कि पेशवा जो है कि हमारे नियंत्रण में होकर शासन का संचालित करें। जैसे आपने इससे पहले किसको देखा था, इससे पहले आपने मुगल शक्ति में देखा था कि किस तरह से जो मुगलों के अमीर थे वो जो है कि शासक को बैठाते थे, और जो शासक उनको पसंद नहीं था उसको गद्दी से उतार देते थे। इसी तरह से ये जो 4 जो है कि सरदार थे मराठा साम्राज्य में, ये भी यही काम करने लगे। जब तक पेशवा मजबूत था तब तक ये सब शांतिपूर्ण बेहतर तरीके से शासन का संचालन करते थे, और जैसे ही पेशवा कमज़ोर होता था, ये पेशवा को अपने नियंत्रण में लेकर शासन का संचालन अपने तरीके से करवाने की मुहिम करते थे। बाजीराव प्रथम ने इनको अपने अपने क्षेत्र में संपूर्ण स्वतंत्रता दी। बाजीराव ने इनको अपने क्षेत्र में क्या है प्रशासन करने का, कि आप प्रशासन देखिए, आप शांति व्यवस्था बनाइए, आप जो है कि कर की वसूली कीजिए। वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अनुसार कर लगाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित रकम पेशवा को भेंट करनी पड़ती थी। देखिए बच्चों, वो कर भी लगाते थे कि कौन सा कर उनको वसूलना है, पेशवा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। आप चाहे जो भी कर वसूलिए, लेकिन उसका एक हिस्सा किसको देना है, पेशवा को देना है, ताकि ये पेशवा को लगे कि नहीं हम जो है पावरफुल हैं। अगर पेशवा चाहता भी तो उन्हें हो सकता है हटा सकता था। तो इस भय से वे क्या करते थे, जो भी उनके राज्य से कर प्राप्त होता था उसका एक हिस्सा पेशवा को प्रदान करते थे। इन मराठा सरदारों को पेशवा के अधीन रहकर कार्य करना होता था, और समय पड़ने पर पेशवा के नेतृत्व में सैनिक अभियान में जाना पड़ता था। अब बच्चों देखिए, पेशवा ने आपको ये क्षेत्र नागपुर का मान लीजिए क्षेत्र, बड़ौदा का क्षेत्र, गायकवाड़ को दे दिया, और जो है कि ये जो है कि ग्वालियर का क्षेत्र सिंधिया को दे दिया। तो ये जो है कि पेशवा ने कहा था कि आप ऐसा करिए कि इन क्षेत्रों से कर वसूलिए, यहाँ का शासन प्रबंधन देखिए, और आपको हमारे लिए क्या करना है, पेशवा के लिए क्या करना है, हमको जो भी आय हो रही है आपकी उसका एक हिस्सा आप हमें देंगे, और दूसरी चीज़ जब भी मुझे सेना की आवश्यकता होगी तब आप मुझे सैनिक देंगे, और इसके साथ ही साथ हमारे जो आदेश हैं उसको अभी आप अपने क्षेत्र में लागू करेंगे। तो इस तरह से एक प्रकार से कहिए तो कुछ जो है कि ये सरदार थे वो अपने आप से स्वतंत्र थे, और कुछ कहिए कुछ स्थानों पर उनको पेशवा की अधीनता में रहना पड़ता था। इस प्रकार मराठा सरदारों का यह समूह मराठा संगठन कहलाया, जिसका मुखिया पेशवा था। हमने बताया कि पेशवा सबसे प्रमुख होता था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। अब देखिए वंशानुगत हो गया ने, पहले कौन था, बालाजी विश्वनाथ था, तो उसका बेटा आया बाजीराव, बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव आया। उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, उड़ीसा, बीजापुर तथा औरंगाबाद के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। मराठों ने जो है कि सबसे युद्ध किया और सबको जो है नेस्त नाबूद कर दिया, एकदम जो है कि अब धूल चटा दी।
तो मराठे इतने पावरफुल हो गए थे, तो उनके सामने जो है कि दिल्ली की गद्दी कोई बहुत बड़ी गद्दी नहीं थी। वो जब चाहते तब जो है कि मुग़ल बादशाह को उतार फेंकते और जब चाहते तब बैठा देते। और यही उन्होंने जो है शाह आलम द्वितीय के साथ किया कि उसको गद्दी पर बैठवाया। इस प्रकार दक्षिण में मराठों का दबदबा बढ़ गया। राजपूत, जाट, रोहेल, अफगान भी मराठों की शक्ति से आतंकित हो गए थे। बच्चों, यही नहीं था कि इन्होंने बंगाल को जीता, उड़ीसा को जीता, बुंदेलखंड, ये छोटे छोटे राज्य जैसे राजपूत थे, जाट थे जिसमें सूरजमल, भारमल था, और राजा राम था जिसने अकबर के जो है कि मकबरे पर हमला करके उसके अस्थियों को, अकबर की अस्थियों को जला दिया था। ये जाट शासक था। रुहेल जो है अफगान थे, इन सबको भी उसने पराजित कर दिया। अब देखिए बच्चों, एक चीज़ तो बड़ी बात थी कि मराठे पराजित करते थे तो राजाओं को बड़ा बुरा नहीं लगता था, लेकिन मराठे क्या करते थे कि उनसे चौथ की वसूली करते थे कि हमने अब आपके क्षेत्र को जीता है तो आप हमें अपनी आय का 1/4 भाग हमें प्रदान करेंगे। तो जो राज्य थे इनको बहुत ही जो है कि ये दुख होता था कि यार हमारा पैसा जो है कि ये मराठे लेके चले जा रहे हैं। तो इससे मराठों के प्रति जो है घृणा होने लग गई। और जैसे ही मराठों को ये जो है कि राज्य जैसे जाट हो गया, राजपूत हो गया, ये अगर पैसा नहीं देते थे उन्हें, तो ये तुरंत उनके जो है कि चौखट पर सेना लेकर धमक पड़ते थे कि आपको हमको चौथ देना है। तो इससे क्या हुआ कि जो ये इन राज्य राजपूत थे, जाट थे या बंगस पठान थे, इनमें मराठों के प्रति धीरे धीरे घृणा पनपने स्टार्ट हो गई। और यही इनकी जो है कि पतन का कारण भी बाद में चलकर बनी। देखिए बच्चों, दिया हुआ नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किन किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। परिणाम क्या निकला था? बाबर जीत गया था और जीत के मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। किन किन के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू के आंख में तीर मारी थी और पानीपत का युद्ध जीत लिया था और अकबर जो है कि मुगल वंश का शासक बनता है। फिर पानीपत का तृतीय युद्ध या तीसरा युद्ध। अब देखिए बच्चों, मराठे जो है कि जीतते जीतते दिल्ली, उधर पंजाब को जीते जीते एक बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो अब देखते हैं आगे। मराठों ने पंजाब पर भी आक्रमण कर उसे जीत लिया, जिस पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार था। बच्चों, मराठों ने क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण कर दिया। पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का शासक रहता है, उसका जो है कि एक प्रतिनिधि वहाँ पर नियुक्त रहता है, उसको मराठों ने पराजित किया और उसको वहाँ से भगा दिया। अब अहमद शाह अब्दाली को ये लगा कि मराठे जो है कि हम पर अटैक करके हमारा क्षेत्र ने जीत ले, तो मराठों का और जो है कि अफगानों का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तो अब्दाली ने रुहेल अफगानों की सहायता से पंजाब का पर पुनः अधिकार करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब अब्दाली को लगा कि कहीं हमारे क्षेत्र को ना जीत ले। उसने क्या किया कि रुहेला जो कि अब यही है कि भारतीय जो शासक थे उनको किसने पराजित किया हुआ था? मराठों ने पराजित किया हुआ था और उनसे चौथ वसूला हुआ था। तो जब चौथ वसूला हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि बाहरी शक्ति को अपना समर्थन दे दिया। तो अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने समर्थन दिया। तो इससे क्या हो गया कि पंजाब पर पुनः किसका नियंत्रण हो गया? अफगानों का नियंत्रण हो गया। तो एक तरह से जो है कि पंजाब का राज्य मराठों से निकल गया। अब वो अफगान दिल्ली पर पहुंच गया। अब दिल्ली पर पहुंचते ही उसका और मराठों से सीधा संघर्ष हो गया, जहां पर सन 1761 में पानीपत के मैदान में मराठों और अब्दाली की सेना के बीच युद्ध हुआ। मराठों को जाट, राजपूत एवं सिख सरदारों का सहयोग नहीं मिला। हमने बताया था कि इन्हीं से ये कर की वसूली करते थे। अब भाई, एक तो आप किसी को जो है कि हराएं और हरा के उसके जो जेब का जितना पैसा हो वो पैसा भी ले लें, तो उसको तो बहुत बुरा लगेगा कि यार हमको एक तो पराजित भी किया और हमारा पैसा भी ले जा रहा है। तो वो जो है कि उन सबको बहुत जो है अखर रहा था। तो इसलिए इन सब ने मराठों को समर्थन नहीं दिया। अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठे पराजित हो गए। अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोपें थी, जिनका
जिन्होंने मराठों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बच्चों जैसे तलवार से या आप जो है कि भाले से वार करेंगे तो 1 या 2 लोग मारेंगे, लेकिन तोप से जब आप वार करेंगे तो हो सकता है कि 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग मारे जाएं। तो इस तरह से जो घूमकर ऊंट पर रखी, घूमकर जो गोला दागने वाली जो तोप थी उसने मराठा सेना पर कहर बरपा दिया। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि पंजाब के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली का भारत आगमन हुआ। इस युद्ध में पहली बार मराठों ने छापामार युद्ध पद्धति के स्थान पर खुले रूप से मैदान में युद्ध के तरीकों को अपनाया, जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। हमने बच्चों अभी इससे पहले आपको ये बात बताई थी कि मराठे जो है छापामार युद्ध प्रणाली में अभ्यस्त थे, वो कभी आमने सामने सेना से लड़े नहीं। और यही कारण था कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा की सेना आमने सामने लड़ रही थी, जिसमें जो है मराठों को हार का सामना करना पड़ा। और मराठे जो है, जो उनका सपना था कि हम एक जो है दिल्ली से पूरे भारत का शासन संचालित करेंगे, वो चकनाचूर हो गया। किसी इतिहासकार ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि कौन भारत पर शासन नहीं करेगा, और वह थे मराठा। अतः युद्ध में उच्च कोटि के मराठे सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का सुअवसर प्राप्त हुआ। बच्चों यही बात थी कि जैसे ही कहते हैं आप कमज़ोर होंगे, आपके जो छोटे छोटे विरोधी होंगे वो भी आपको जो है कि आँख दिखाना स्टार्ट कर देंगे। और यही आँख किसने दिखाना शुरू किया? अंग्रेजों ने आँख दिखाना शुरू किया। जो कभी मुगलों की कृपा पर जीते थे, जो कभी मराठों की कृपा पर गिड़गिड़ाते थे, वही आपको आँख दिखाना स्टार्ट कर दिए। और अवसर पाते ही अंग्रेज जो है मराठों से लड़ने के लिए तत्पर हो गए। तो बच्चों आज यहीं तक, नमस्कार। अब आगे हम कल पढ़ाएंगे।